Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 15। अरे तुम ही क्यों सहम रही हो? ये सब मुझे भी काफी असहज कर जाता है, पर हम दोनों में से किसी को तो पहल करनी होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख लिया। देखो मेरा दिल भी कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। उसने निगाह नीचे रखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? मैंने झिझक कर कहा। पिछली बार जो गाड़ी में हुआ उसके बाद मुझे हर चीज पूछकर करना ही सही लगता था। उसने शर्माते हुए बस हूं के साथ अपनी गर्दन हिला दी। फिर मैंने उसे कसकर गले लगाया और गले लगे हुए ही उसके कान में धीरे से कहा, अंजलि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। तब मैंने धीमे से उसका चेहरा पीछे किया और उसका माथा चूमा। ईमानदारी से बताऊं तो मेरा मन पूरी तरह शिद्दत से उसके होठ चूमने की चाहत में बेचैन हो रहा था, पर वो मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उतने में ही सब्र कर गया। उन्हीं पलों में अचानक रॉबिन का फोन आ गया और उसने हमें हिदायत दी कि हमारे पास अब आखिर के 5 मिनट है, तो जल्दी से एक दूसरे को अलविदा कह दे। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी तो मैंने अपने सब्र पर संयम खोते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और कहा, प्लीज मत जाओ। तब वो मेरी तरफ घूमी और मेरे दाएं गाल पर अपना मखमली हाथ फिराते हुए बोली, हम दोबारा मिलेंगे, इसलिए अब छोड़ो, वो लोग आते ही होंगे। उन दिनों बाइक पर अकेले चलते हुए भी मैं अक्सर मुस्कुराता रहता था। जहां भी नजर डालता था सब कुछ अच्छा और खुशनुमा लगता था। ऐसा एहसास होता था जैसे जीवन में दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं। मेरा मन इतना खुश रहता था कि मुझे हर आदमी खुशी नजर आता था। अंजलि मेरी जिंदगी की वो पहली लड़की थी जिसने दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया था। उसको जब भी देखता था तो जीवन में एक जिम्मेदार इंसान बनने की तरफ प्रेरित हो जाता। उसको दिमाग में रखते हुए ही मन करता था कि सबको खुश रखूं, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, गुड़िया, मेरे दोस्त या फिर कोई और भी। जैसे जैसे उसके साथ वक्त बीत रहा था वैसे वैसे मेरा एक ही लड़की के साथ पूरा जीवन साथ रहने का ख्याल मुझे कम डराता था। एक रात लेटे लेटे मैंने अपने शोरूम पर होने वाले खर्चे का सारा हिसाब किताब लगाया। साथ ही यह भी दिमाग लगाया कि मैं किस तरह से अपने काम की शुरुआत यहाँ इंडिया में करूंगा, कहाँ से मैं कारीगर लाऊंगा, कहाँ मैं अपना माल बनवाऊंगा, वगैरह वगैरह। 1-2 महीनों की मशक्कत के बाद मैंने अपना शोरूम खोल ही लिया। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरा काम भी बढ़ रहा था। इसके साथ ही अंजलि और मेरा रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा था। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपना काम देखता, फिर शाम करीब 6 बजे गौतम जी को काउंटर सौंप कर अंजलि से मिलने चला जाता। गौतम जी की उम्र करीब 50 वर्ष रही होगी। इस उम्र के व्यक्ति को अपना मैनेजर बनाने का मेरा एक खास मकसद था कि उन्हें शोरूम चलाने का काफी तजुर्बा था। मुझे अंजलि एक साथी के तौर पर हद से ज्यादा पसंद थी, पर इसके बावजूद भी शादी से मुझे अब भी थोड़ी घबराहट थी। इस वक्त तक अंजलि अपने पैसों से ही एक सेल खरीद चुकी थी। मैंने काफी कोशिश की कि मैं उसे तोहफे में एक फोन दे दूं, पर उसका स्वाभिमान ऐसा होने कहाँ देता। दिवाली की सुबह 4 बजे मेरा फोन बजा। आई लव यू विकी और दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। अरे अंजलि तुम इस वक्त? आई लव यू टू, वो भी बहुत ज्यादा वाला। मैं तुम्हें दिवाली पर सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती थी। अच्छा किया विकी, मुझे आजकल ये महसूस होता है कि मोहब्बत हो जाने के बाद दूरी बर्दाश्त करना भी अपने आप में एक सजा है। वो तो है, इसलिए मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अगले साल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो क्यों ना हम शादी कर ले। ये सारी बातें वो फुसफुसा कर बहुत धीमे धीमे कर रही थी ताकि घर के बाकी लोग जाग ना जाए। पर उस हल्की ठंडी सुबह में जब मैं उस लम्हे को काफी रोमांटिक महसूस कर रहा था, मुझे उसकी ये बात नींद की मदोशी में ऐसी लगी जैसे किसी ने मुझसे खार निकालने के लिए ठंडा पानी डाल दिया हो। मैंने बड़े संयम के साथ उसकी बात को टाला। यार अंजलि, इतनी गंभीर बातें इस वक्त ना करो।
कि जिम्मेदारियों से भरी बातें हम किसी और वक्त कर लेंगे। इस वक्त मुझसे तुम सिर्फ प्यार भरी बातें करो। और वो क्या है? मतलब दिवाली पे कुछ मीठा खिलाने की बात करो। तो मिल जाना दोपहर को, मिठाई ले आऊंगी मैं तुम्हारे लिए। मुझे वो हलवाइयों वाली मिठाई नहीं चाहिए। तो फिर ये कि मुझे तो वो मिठाई चाहिए जो तुम्हारे होठों पर होती है। बहुत अच्छे। वो शर्माकर हंस पड़ी। इस तरह मैंने उसे कुछ प्यार भरी बातों में उलझा दिया, पर उसकी शादी वाली बात का ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल शादी वाली बात का मेरे पास कोई जवाब होता तो ही तो मैं कोई जवाब दे पाता। जिस सवाल का जवाब मैं अब भी ढूंढ रहा था, उसका मैं किसी और को क्या जवाब देता। बाकी इस बात का मेरे मन में कोई वहम नहीं था कि मैं अंजलि के प्रति बिल्कुल ईमानदार था, क्योंकि मजबूरी के तहत ही सही मैंने अब तक उसे अपने इरादे साफ नहीं किए थे। मैं चाहकर भी उसे बताने की हिम्मत नहीं कर सका था कि जिस बंधन को वो ताकत मानती थी, मैं उस बंधन को कैद समझकर डरता था। उसी सुबह 9:15 बजे गौतम जी का फोन आया और उन्होंने दिवाली की मुबारकबाद के साथ साथ एक अच्छी खबर भी सुना दी। दरअसल मैं पिछले काफी दिनों से एक गोदाम की तलाश कर रहा था जहां मैं अपना ज्यादा बना हुआ माल हिफाजत से रख सकूं, क्योंकि सारे माल को शोरूम में लगाना संभव नहीं था। इसलिए मुझे अभी गोदाम की तलाश थी। हेलो विक्रांत सर, वो पार्टी आपको गोदाम देने के लिए राजी हो गई है। कीमत थोड़ी ज्यादा गई, पर मुझे लगता है फिर भी सौदा खरा है। गौतम जी, मुझे आपके फैसले पर यकीन है। तो सर 3 दिन बाद आपको सुबह कोर्ट चलना होगा, गोदाम के कागज पर दस्तखत जो करने हैं। हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं याद से पहुंच जाऊंगा। शाम के समय जब मैं अपने घर पर रंग बिरंगी लाइटें लगाने में व्यस्त था, अंजलि का फोन एक बार फिर आया। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ लाइटें लगानी बाकी रह गई थी, उन्हें ही लगा रहा था। तुम बताओ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस बैठी हुई हूँ। अरे दिवाली की कोई तैयारी नहीं? यह हमारी पहली दिवाली है, तो इसमें क्या खास है? अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए इसे भी खास कर दूंगा। यह कहकर मैं मुस्कुरा उठा। अभी मैं यहाँ से फारिग होकर तुम्हारी तरफ आऊंगा। तुम बस मुझे ये बता दो कि तुम किस वक्त नीचे आ सकती हो। यही कोई 8:30 बजे के आसपास, उसने जवाब दिया। तो ठीक है। मैं फोन रख भी नहीं पाया था कि मेरी माँ बाहर बालकनी में ही आ गई। अरे विक्की, तू अब भी फोन पर लगा है? जल्दी जाकर नहा ले। पूजा नहीं करनी क्या? पूजा कितने बजे है? 7 बजे। मेरी माँ ने लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की 2 मूर्तियां एक बड़ी सी लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर बड़े प्यार से रख दी। उनके चारों तरफ उन्होंने काफी फूलों की सजावट भी की और साथ ही खाने पीने की कई चीजें जैसे लड्डू, खीर, बताशे और न जाने क्या क्या सबके ढेर लगा दिए। फिर मेरा पूरा परिवार चौकी के सामने हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया। वैसे तो मैं नास्तिक हूं, पर अपनी माँ के दबाव में मुझे ऐसा करना पड़ता था। विक्की, जो 2 दिन पहले तुझे चेक मिला था वो लेकर तो आ जरा, वो पवित्र अग्नि में घी डालती हुई बोली। पर क्यों? मैंने अचरज के साथ पूछा। जितना कहा जाए उतना किया कर। उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में मेरी तरफ घूर कर देखा। मेरे उस चेक के अलावा घर पर जितना भी रुपया, पैसा, जेवर जो था, सब उन्होंने उस चौकी पर रख दिया। मेरे दिल में सवाल भी आया कि इस सब का क्या फायदा है, पर मैंने इन सब में उलझना सही नहीं समझा। फटाफट मैं वहां से पूजा निपटाकर ठीक 8:20 पर अंजलि की कॉलोनी में पहुंच गया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। सड़क के दूसरी तरफ से आती हुई अंजलि आज दिवाली की खुशी में थोड़ा बन सवर कर आई थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, जिस पर सुनहरी जरी का काम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके आधे खुले हुए बाल उसको और भी ज्यादा आकर्षित बना रहे थे। ओह विक्की, तुम देख रहे हो मेरा दिल कितने जोर जोर से धड़क रहा है, वो कार में बैठती हुई पुतलियां फैलाती हुई बोली। उसके लिए तो मुझे तुम्हारा दिल छू कर देखना होगा, मैंने शरारती निगाहों से कहा। प्लीज, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो भी होठों को खींचकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में बोली। वैसे कितना वक्त है तुम्हारे पास? मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। बस 45 मिनट, उसके बाद मुझे तुम फौरन वापस छोड़ देना।
वो अपना दुपट्टा संवारती हुई बोली। मैंने फौरन अपनी गाड़ी उन्हीं भूतिया फ्लैट्स की तरफ घुमा दी, क्योंकि उस रात के शोरगुल में कहीं अगर शांति हो सकती थी तो वो वहीं हो सकती थी। फटाफट हम अपने तेज कदमों से उन फ्लैट्स के बीच पहुंचे ताकि कोई हमें वहां जाते हुए भी ना देख ले। जल्दी आओ ना यार, मैंने उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ खींचकर ले जाता हुआ बोला। ओह विक्की, मुझे डर लग रहा है, कोई हमें देख ना ले, वो घबराहट दिखाती हुई बोली। ज्यादा सोचो मत, आज सब दिवाली मनाने में व्यस्त है, किसी के पास फुर्सत नहीं जो हमें यहाँ आकर तलाशे। मैंने उसको उस दीवार के साथ कमर सटाकर खड़ा कर दिया और खुद दोनों हाथ उसके चेहरे के दाएं बाएं दीवार पर टिकाकर खड़ा हो गया। मेरे इस तरह खड़े होने से वो थोड़ा सहमी सी हो गई और शर्माकर जमीन की तरफ देखने लगी। उस रात भी स्ट्रीट लाइट की ओझल रोशनी में हमें एक दूसरे के चेहरे धुंधले दिख रहे थे, मगर जब दिल में किसी चीज की शिद्दत हो तो बाहरी चीज रोक पाने में विफल हो जाती है। इसलिए मैं तब भी उसकी खूबसूरती का नशा बड़ी तृप्ति के साथ अपनी आंखों से पी रहा था। शायद ये उस नशे का असर था जो मेरा गला भारी हो गया। आज तुम इन कपड़ों में गजब की खूबसूरत लग रही हो। सच? उसने झुकी निगाहों से कहा, जिसके बाद मैंने अपनी तर्जनी उसके माथे से ठोड़ी तक उसके चेहरे के किनारे किनारे फिराई और फिर अचानक अपने अंगूठे से उसके होठों को रगड़ दिया। फिर उसकी ठोड़ी से उसका चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और अपने होठ बिना पूछे उसके होठों पर रख दिए। हमारी धड़कनें तेज चलने लगी। मुझे उसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी जो मुझे पागल कर रही थी। मन करता था कि किसी तरह उसमें समा जाऊं। हमारी सांसें एक दूसरे में घुल चुकी थी। करीब 7-8 मिनट तक मैं उसके होठों को अपने होठों के कब्जे में किए रहा और जिंदगी के सबसे बेहतरीन नशे में डूबा रहा। उसने भी अपनी दोनों बाहें मेरी बगलों के नीचे से डालकर मेरी कमर को कस के पकड़ रखा था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे उसका सारा वजन उसकी बाहों से मेरी कमर पर पड़ रहा था और वो झूमने के साथ साथ झूल भी गई थी। मैंने भी अपनी बाहों के घेरे में उसकी कमर को समेट रखा था और हम दोनों कहीं दूसरी ही दुनिया में खो गए थे। उस एक बहुत देर तक चलने वाले चुंबन के बाद भी मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं फिर भी उसको कभी गर्दन पर, कभी गालों पर, कभी माथे पर, कभी कानों पर और फिर दोबारा होठों पर चूमता ही जा रहा था। उसने मुझे एक बार भी नहीं रोका। शायद वो भी यही चाहती थी। बस विकी, चलो, कहीं देर ना हो जाए, उसने अपनी अधखुली डूबी हुई आंखों से कहा। उसने क्या कहा मैंने ध्यान ही नहीं दिया और उसको फिर चूमने लगा। एक बार फिर वो चुप हो गई और बेबस खड़ी रही। अपनी उसी मदोशी में मुझे वहां एक आहट सी महसूस हुई, जैसे कोई आ रहा हो। मैं फौरन उसे वहां से लेकर निकल गया। अंजलि को घर छोड़ते वक्त मैंने गाड़ी में भी उसका हाथ थामे रखा। फिर जब गाड़ी रुकी तो मैंने उसकी तरफ बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखा। आई लव यू, इतना कहकर मैंने उसका माथा चूमा। अचानक आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से गिरने लगे। अरे क्या हुआ? मैंने उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं, कुछ तो बोलो। आज मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया, अब तुम मुझे कुछ दिन बाद छोड़ दोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मुझे उसकी इस बात पर काफी हैरानी हुई। कामिनी ने कहा था। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर शादी की बात टाल क्यों दी? जवाब क्यों नहीं दिया कि कब करोगे? दोबारा वही सवाल सामने पाकर मैंने अपना हलक सटका। मैं खुद को उस वक्त कांटे में फंसी मछली की तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि बात को टालने का विकल्प फिलहाल मेरे पास नहीं बचा था। जाने क्यों मन ने साफ बात करने की हिदायत दी। शायद ऐसा इसलिए हुआ कि अंजलि की मासूम सुर्ख आंखें मुझे दर्पण जैसी लग रही थी, जिनमें अपनी असल सूरत देखकर मेरा मन एक और झूठ के बोझ को ना उठाने को किया। देखो अंजलि, मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया कि मुझे। बोलो, रुक क्यों गए? वो भर्राए हुए गले से बोली। यही कि शादी जैसे रिवाज में मुझे यकीन नहीं, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या? उसने हैरान नजरों से देखा। पर यह कैसा प्यार है जो शादी तक पहुंचना ही नहीं चाहता? तो इस प्यार का मकसद क्या है? यूं ही छुप छुप कर मिलना? उसने थोड़ा खींच कर कहा। यार, तुम समझ नहीं रही।
हाँ तो समझाओ, मैं समझना चाहती हूँ। दरअसल मुझे लगता है कि शादी एक कैद है, क्योंकि मैंने बहुत से प्यार करने वालों को भी शादी में एक दूसरे के नाम पर रोमांच को खोते हुए देखा है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत पर एतबार नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो शादी को जिंदगी भर के साथ का अथॉरिटी लेटर क्यों नहीं मानते, जहां हर पल हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए बिता सकेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होगा, जहां हम हर शाम एक दूसरे की बाहों में खुद को मुकम्मल महसूस करेंगे? हाँ वो तो है, मगर मैं घबराता हूँ। छोड़ो विकी, मैं समझ गई। तुम्हारी सोच विदेशी हो गई है। तुम्हारी बात सुनकर यही समझ आता है कि तुम्हें रिश्ते सिर्फ आनंद के लिए चाहिए, वो भी बिना किसी जिम्मेदारी के। पर माफ करना, मुझसे सहूलियत तुम्हें नहीं मिल पाएगी। अंजलि सुनो तो। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसने झटककर मेरा हाथ दूर रख दिया और गुस्से में गाड़ी से उतरकर चली गई, जिसके साथ मेरी हसीन दिवाली सूनी और वीरान हो गई।